Hello guys, so today's topic is current electricity. Till combination of resistors तक हम आज डिस्कस करेंगे एंड बाकी जो किरचॉफ लॉ है, सेल है और जो भी डिवाइसेस है, पोटेंशियोमीटर वगैरह वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक विच कम्स इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. से पहला नाम जो आपके दिमाग में आएगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक करंट. जो समथिंग वुड बी रिलेटेड टू करंट. अब करंट क्या होता है? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को हम करंट कहते हैं, थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो हमें पता है इसके जो डायमेंशन होते हैं, ऐसा यूनिट इसकी एम्पियर होती है या कूलम पर सेकंड होती है. डायमेंशन इसका एम्पियर होता है. ठीक है, ये ए. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर यूनिट टाइम, तो इससे आपको पता है कि डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हो आप. रेट ऑफ चार्ज, चार्ज को आप क्यू लिखते हो, डी क्यू बाई डी टी लिखा जा सकता है. तो यही यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश करी है दैट दिस इज अ कंडक्टर, राइट. ये है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है. ये बैटरी से कनेक्टेड है. ये इसका हाई पोटेंशियल है, ये इसका लो पोटेंशियल है. अगर आप पॉजिटिव चार्ज भेजोगे तो वो लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो वो हाई की तरफ मूव करेगा. जो आई इंस्टेंटेनियस मतलब करंट इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी, और करंट एवरेज का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, राइट. नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, ऐसे ही करंट की भी डायरेक्शन रहती है. सो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव फ्लोइंग चार्ज, तो देखो यहाँ पे जैसे हम समझें तो पॉजिटिव फ्लोइंग चार्ज के उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट होती है. तो पॉजिटिव कैसे फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव. ठीक है, तो पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो यही करंट की डायरेक्शन होती है. और देखो जैसे जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारा उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसे कैसे हमने लिखा? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव फ्लोइंग चार्ज. नेगेटिव फ्लोइंग चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक करंट, जो फ्लो करने की डायरेक्शन होती है, और पॉजिटिव फ्लोइंग चार्ज के लाइक सेम डायरेक्शन में होता है. अब हमें पता है करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, उसे टेंसर भी कहा जाता है, जो कि जीरो ऑर्डर टेंसर होता है, राइट. नाउ टाइप्स ऑफ करंट वी हैव टू टॉक अबाउट. तो करंट दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है, और एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट. तो इसे हम डीसी कहते हैं, इसे हम एसी कहते हैं. सो इसका ग्राफ कैसे बनता है कि ये जो आई है ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, राइट. इसके अंदर जो ये आई देखो, वाई एक्सिस पे आई है और जेड एक्स एक्सिस पे टाइम मैंने प्लॉट करा है. तो इट डज नॉट चेंजेस डायरेक्शन. तो देखो चेंज ये डायरेक्शन अपनी नहीं कर रही, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है. वेयर एज अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, क्योंकि यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड क्या था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम है, राइट. यहाँ पे मैग्नीट्यूड ये था, फिर अब मैग्नीट्यूड नेगेटिव के अंदर चला गया, डायरेक्शन चेंज हो गया. तो इसके अंदर ऐसे रहता है. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने लिख रखे हैं कि जो करंट कौन कैरी करता है. सो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से करंट कैरी किया जाता है. तो करंट कैरियर्स इन केस ऑफ कंडक्टर इज फ्री इलेक्ट्रॉन. तो कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को कैरी करते हैं. इन केस ऑफ हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस करंट कैरी करते हैं. इन केस ऑफ वोल्टेज सेल, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस वो हमारे करंट कैरी करते हैं. इन सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, जो हमें सेमीकंडक्टर्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है. एंड इन सुपर कंडक्टर, ठीक है, लाइक सुपर कंडक्टर इज बहुत लाइक एक्सेप्शनली गुड कंडक्टर्स, जो मतलब बहुत अच्छे लेवल के कंडक्टर्स होते हैं, उन्हें सुपर कंडक्टर कह देते हैं. सो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्ट एज द चार्ज कैरियर, करंट कैरियर, सॉरी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी क्या होती है? तो करंट डेंसिटी क्या है कि देखो ये मैंने एक कंडक्टर लिया है, इसके अंदर करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है. ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. तो करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया इज आर करंट डेंसिटी. इसे हम जे से डिनोट करते हैं, ठीक है, आई बाय ए. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. At any point, current density is defined as vector having magnitude equal to the current per unit area. तो it is a vector quantity, इसकी डायरेक्शन होती है, and it's having magnitude equal to current per unit area surrounding that particular point.
राइट। तो अब आगे पढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी होती है और जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है ऑफ फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो सेम रहता है। तो डायरेक्शन ऑफ जो करंट डेंसिटी होगी वो सेम होगी जो आपका करंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। करंट एंड करंट डेंसिटी बोथ हैव डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। बट दोनों में डायरेक्शन है, बट जो करंट है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और जिसे हम टेंसर कहते हैं, बट जो करंट डेंसिटी होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगी। अब देखो मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे ना ये कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाया है। तो इसमें से अब आपको क्या करना है, आपको एरिया वेक्टर निकालना है। तो देखो आप इसके लाइक फेस के डायरेक्टली जो ये परपेंडिकुलर सी लाइन है वो खींचोगे, ठीक है। उसके बाद आपको थीटा निकालना है, तो डी ए कॉस थीटा। तो जो कंपोनेंट करंट की डायरेक्शन में होगा आपको वो लेना है। तो देखो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, तो डी ए कॉस थीटा कॉम्पोनेंट होगा करंट की डायरेक्शन में। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, डी आई अपॉन में डी ए कॉस थीटा एन कैप। एन कैप वो एन कैप यहाँ पे क्या डिनोट करता है, जो भी डायरेक्शन होगी हमारी करंट डेंसिटी की वो। और अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखना चाहो तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई बाय ए, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। उसके बाद हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसे हम ऊपर ले गए मल्टीप्लाई के अंदर और आई को हमने इधर कर दिया। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आई वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट की कॉस थीटा हमें पता है, कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट करता है, तो जे डॉट डी ए। तो ये हमारा अगर आपको लाइक वैसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना है तो ये एक और फॉर्मूला बन के आता है, तो हमें ये भी याद रखना है। अब एक स्मॉल एप्लीकेशन क्वेश्चन, ठीक है, आपको दे रखा है क्यू स्क्वायर, आपको चार्ज का एक इक्वेशन दे रखा है 2t² माइनस 3t प्लस 2। अब आपको करंट फाइंड करना है। आपको पता है करंट क्या होता है, पर यूनिट चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट। तो अब आपको चार्ज की इक्वेशन दे दी रेट ऑफ चेंज, मतलब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो करंट निकालने के लिए मैंने इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पावर आगे आ गई, तो 4t - 3, 4t - 3, और जो कांस्टेंट है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। उसके बाद फाइंड करंट एट 2 सेकेंड, तो आपको t की वैल्यू 2 रखनी है। तो आप जब t की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 2 8 - 3, तो आपको 5 एम्पियर मिलेगा। सो दैट विल बी द करंट फ्लोइंग। नाउ नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है दैट इज थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड क्या होती है, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ईच कोलिजन वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग इलेक्ट्रॉन चेंजेस। तो आप ना इमेजिन करो कि कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और वो रैंडम मोशन के अंदर है। तो जब भी वो फ्री मोशन में होंगे, ठीक है, वो एक रैंडम मोशन में होंगे, तो वो आपस में टकराएंगे एक दूसरे के साथ। तो कोलिजन इज उन दोनों का टकराना, और फिर ड्यू टू उनका टकराना उनकी वेलोसिटी एवरी कोलिजन के बाद चेंज होगी, राइट। सो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी गई होगी तो एवरेज थर्मल स्पीड हमेशा 0 होती है, राइट। अब सपोज करो कि जो हमारा u1 है, u2 है, u3 है, दे आर द वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर हैविंग रिस्पेक्टिव कोलिजन। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि ये कंटेनर था, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर यहाँ मूव कर गया, फिर यहाँ मूव कर गया, फिर यहाँ मूव कर गया। तो इसको अगर आप एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालोगे तो क्या फॉर्मूला होगा कि सपोज इसने n टाइम्स n बार कोलिजन करा, तो इसका लाइक नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में n टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, u1 u2 u3, ठीक है, मैंने वेलोसिटीज ले ली और ये un तक है, ठीक है, हमें n नहीं पता, एंड n इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो मैंने डिवाइड कर दिया n से, सिंस हमें पता है कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। एंड कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ कोलिशंस। उसके बाद अगर हम थर्मल स्पीड की बात करें तो VRMS के नाम से जाना जाता है, जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्लास 11th की फिजिक्स में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो VRMS रूट मीन स्क्वायर होता है, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, √3 kT/m, ठीक है, वेयर k इज अ कांस्टेंट, ठीक है, T इज टेम्परेचर
एंड m इज मोलर मास। तो इसकी वैल्यू क्या आती है 10⁵ m मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट इज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो एक एवरेज डिस्टेंस जो एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करे इन बिटवीन ऑफ टू सक्सेसिव कोलिजन, तो उसी को मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में नंबर ऑफ कोलिजन। जैसे ऊपर का निकला था टोटल लाइक सम ऑफ वेलोसिटीज एंड अपॉन में नंबर ऑफ कोलिजंस, सेम है। इसका जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज समवेयर इक्वल टू 10 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, एमस्ट्रॉन्ग क्या होता था? 10⁻⁻10, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें रिलैक्सेशन टाइम की, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? ये टाउ कहते हैं। ठीक है, ये छोटा सा जेड होता है टाइम, इसे टाउ से हम बात मतलब बोलते हैं। तो टाउ एवरेज वो कैसे निकलता है? टाइम कंज्यूम्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, की जो टाइम लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन को दो कोलिजन होते वक्त। ठीक है, कि मतलब एक कोलिजन हुआ तो कितने टाइम बाद वो दूसरा कोलिजन कर रहा है, सो दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। और इसका एवरेज की वैल्यू क्या आती है? दैट इज समवेयर अराउंड टू बी इक्वल टू 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स। ठीक है, तो ये बस एक थ्योरी पार्ट था जो आपको आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने के लिए काम आएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। So what is drift velocity? The average velocity by which the electrons are drifting opposite to the direction of applied electric field due to potential difference inside a conductor. तो वो एवरेज वेलोसिटी जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जनरेट की गई है कंडक्टर के अंदर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, जो आउटसाइड द वायर, हमें पता है आउटसाइड द वायर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अब इसका अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो मैंने एक कंडक्टर बनाया है, ठीक है, ये बैटरी से कनेक्टेड है, ये वोल्टेज है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन घूमा 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 और बी पॉइंट पर पहुंच गया। अब आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? आपको पता है फोर्स क्या होता है? क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हमारा क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मैंने ई लिख दिया, ई इंटू ई। उसके बाद हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए बी होता है, राइट। तो अब क्या करेंगे हम? एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? फोर्स अपॉन एम। तो फोर्स क्या निकला था? ई ई, राइट। ये हमने ऊपर से ले लिया, तो ये बना ई ई बाय एम, जहाँ पे ई हमारा चार्ज है, कैपिटल ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड एम हमारा मास है। सिंस हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की, तो इसके वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव आएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई ई बाय एम। तो ये तो हमने एक्सेलरेशन निकाला। अब हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कि ये कैसे निकालते हैं। तो देखो ये कंडक्टर है, ठीक है, सेम ड्राइंग है। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हम n इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u1 u2 u3 एंड सो ऑन टू un, राइट। उसके बाद टाइम ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स कोलाइडिंग। अब n इलेक्ट्रॉन्स कोलाइडिंग होंगे तो उनकी टाइम ले लिया मैंने t1 t2 t3 और ऐसे करके सो ऑन tn तक। उसके बाद एक्सेलरेशन होगी a1, और सबकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सबके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका इनिशियल वेलोसिटी अलग हो सकता है, उनका कोलाइडिंग टाइम अलग हो सकता है, बट एक्सेलरेशन सबका सेम रहेगा, राइट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऊपर हमने एक्सेलरेशन निकालना सीख लिया कि फोर्स लिखेंगे ई ई, और फोर्स क्या होता है? एम ए होता है। एक्सेलरेशन इधर ले लेंगे, मास नीचे भेज देंगे, तो ई ई बाय एम होता है। अब हम लगाएंगे न्यूटन की इक्वेशन, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब क्या है कि मैंने सबके अंदर अलग अलग वो लगा दिया, v1 निकाल लिया, तो v1 क्या होगा? u1 प्लस ए टी वन। v2 क्या होगा? u2 प्लस ए टी टू। v3 क्या होगा? u3 प्लस ए टी थ्री। ऐसे करके अब मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? समेशन ऑफ ऑल द वेलोसिटीज, लाइक एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब इसका मैंने एवरेज ले लिया। इसका एवरेज लिया तो साइड में जितने भी टर्म है, जो मेरा आर एच एस होगा, मुझे उसका भी वो लेना पड़ेगा एवरेज। तो मैंने इन सबका एवरेज ले लिया। तो मैंने जो थर्मल
एवरेज स्पीड थी जो हमारा U1 U2 था, उसको मैंने अलग n से डिवाइड करा और बाकी को मैंने अलग n से डिवाइड करा। तो हमें पता है एवरेज थर्मल स्पीड तो 0 आती है, तो ये पूरी टर्म मेरी 0 हो गई। क्या बचा मेरा a t1 t2 ऐसे tn तक अपॉन n। और ये क्या होता है, ये रिलैक्सेशन टाइम होता है, राइट, टाउ एवरेज जो हमने पढ़ा था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, a इंटू टाउ एवरेज, राइट। अब a इंटू टाउ एवरेज को हम कैसे लिख सकते हैं, a का फॉर्मूला क्या था, ई बाय एम, जो हमने ऊपर पढ़ा था, एंड टाउ एवरेज को तो ऐसे ही लिखेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें क्या मिलता है इससे, ई बाय एम इंटू जेड, जो कि हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो नेगेटिव साइन आ जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच कम इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कैसे निकलता है, तो ये कंडक्टर ले लिया, ठीक है, ये एल लेंथ का कंडक्टर है, डेल्टा टी टाइम लग रहा है इसे यहाँ से यहाँ पहुंचने में। इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए है, और एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको चार्ज निकालना है। चार्ज आप कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम इंटू इलेक्ट्रॉन करोगे तो आपको पूरा टोटल चार्ज मिल जाएगा। अब वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इंटू लेंथ कर दोगे तो आपको पूरी वॉल्यूम मिल जाएगी। तो चार्ज आप कैसे निकालोगे, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू में वॉल्यूम करोगे, और चार्ज के लिए आपको ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, Q वुड बी इक्वल टू एन ए एल इंटू ई। तो Q क्या बना, NeAl, ये हमारा चार्ज आ गया, ठीक है। अब डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी इज टाइम कवर्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन टू कवर द लेंथ, ठीक है, और लेंथ क्या है, L है। तो अब आप क्या करोगे, हमें पता है कि करंट कैसे निकालते हैं, dq बाई dt करके। तो Q मैंने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, n वॉल्यूम इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज करके, तो ये क्या बना, NeAl बाई डेल्टा टी। अब एक चीज देखो, लेंथ और डेल्टा टी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम में मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लिया, तो ये मेरा नया फॉर्मूला क्या बन के आ गया, करंट इज इक्वल टू NeAVD। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये रिलेशन होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। नाउ द नेक्स्ट लाइक फॉर्मूला और थिंग यू शुड नो इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें क्या होता है, सपोज ये कंडक्टर है, ये dx, मैंने इसका छोटा सा एलिमेंट ले लिया कंडक्टर का, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, dx इसकी थिकनेस है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है। अब ये मैंने यहाँ पे पूरा लिख भी रखा है कि n क्या है, n हमारे यहाँ पे चार्ज डेंसिटी होगी, a हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, dx थिकनेस ऑफ एलिमेंट है, जो सिग्मा है दैट इज कंडक्टिविटी, e हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, a एक्सेलरेशन है, और z हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हमने पढ़ा था करंट पर यूनिट एरिया, राइट। अब करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, NeAVD, और नीचे ए था, ए से ए कैंसिल हो गया तो क्या बचा, NeVD। VD क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो मैंने क्या लिख दिया, J इज इक्वल टू NeA टाउ एवरेज, राइट। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, E बाय एम, राइट। तो ये मैंने इसमें जब पुट करा तो मैंने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लिया बाकी सब, क्योंकि हमें पता है n कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट कांस्टेंट है, जो z एवरेज है वो कांस्टेंट है, और मास कांस्टेंट है। तो ये पूरा कांस्टेंट हमारा इक्वल टू, मैंने एक कांस्टेंट बना दिया सिग्मा, जो कि कंडक्टिविटी होता है। तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बन के आया, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट डेंसिटी हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये क्या बनता है, दिस इज बेसिकली ओम्स लॉ एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो हम आगे V इज इक्वल टू आई आर इसी फॉर्मूले से डिराइव करेंगे। तो इसको हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ये होता है ओम्स लॉ, ठीक है। वेरस कंडक्टिविटी क्या है, हमारा कंडक्टिविटी का पूरा कांस्टेंट है NE² Z अपॉन में m। तो ये हमारा कंडक्टिविटी आता है। अब अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, जो हमने बचपन से पढ़ा है, अब उसे कैसे यहाँ से डिराइव करेंगे, तो देखो करंट डेंसिटी क्या होता है, I बाय A होता है। अब कंडक्टिविटी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होती है, हमने बचपन से पढ़ा, तो ये 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या पढ़ा था, dV बाई DL, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन L। तो मैंने यहाँ पे V बाय L लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब मैंने क्या करा, इन सबको आपस में अरेंज करा, तो मेरे को क्या मिला, तो मेरे को मिला
V इज इक्वल टू रो एल बाय ए इंटू आई, और हमें पता है रो एल बाय ए क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, दिस इज ओम्स लॉ। अब R क्या है, R रेजिस्टेंस है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होती है। अब हम बात करेंगे वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक होती है लीनियर VI जो हमारा ओम्स लॉ फॉलो करती है, और एक होती है नॉन लीनियर। तो उसकी बात कर लेते हैं ग्राफ्स की। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पता है कि V जो हमने मतलब बचपन में अगर आपने डेरिवेशन करी हो ओम्स लॉ की 9th में, तो हमें कैसे पढ़ाते हैं कि ओम्स लॉ stated that potential difference is directly the current flowing in a conductor is directly proportional to the applied potential difference through it। तो हमें ऐसे पढ़ाते हैं। तो वही ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है कि हमें ये स्ट्रेट ग्राफ मिलना चाहिए, राइट। तो VI का ये मेरा स्ट्रेट ग्राफ बन गया, तो ये लीनियर करेक्टरिस्टिक्स हो गई। ये ओम्स लॉ ओबे करते हैं, इन्हें ओमिक और लीनियर कंडक्टर्स भी कहा जाता है। अब क्या लिखा है, ये जो लाइन है ना ये टोटली स्ट्रेट नहीं होती, बिकॉज हमें पता है कोई भी आइडियल कंडक्टर तो नहीं होता। तो ये जो लाइन है ये हल्की सी ना कर्व हो जाती है आफ्टर सम टाइम इन कंडक्टर ड्यू टू इंक्रीज इन वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये पूरा आपको मतलब जैसे पिक्चर परफेक्ट होता है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं मिलेगा, कुछ टाइम के बाद ये भी मतलब थोड़ा सा बेंड कर जाएगा ऊपर की तरफ। अब हम बात करते हैं नॉन लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इफ I is the current for a certain voltage V, then reversing the direction of voltage V, keeping the magnitude fixed, does not produce the current of same magnitude as I in opposite direction। तो इसमें क्या है कि सिंस आपको पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर ना सेम नहीं होता। जैसे कि अगर आपको V जैसे कि आपको आपने जो वो है, आपने जो पोटेंशियल है उसकी डायरेक्शन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, आपने अगर पोटेंशियल की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी ना, तो करंट क्या वो नहीं होता, ये मतलब सेम मैग्नीट्यूड के अंदर करंट नहीं देता, ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ मैग्नीट्यूड इसका कम हो जाता है। तो ये एक डायोड का है कि ये माइक्रो एम्पियर के अंदर है एंड ये वोल्टेज है। तो डायोड का आपने पढ़ा होगा कि ऐसा सा ग्राफ बनता है। Whereas जो relation between V and I है is not unique, that means there is more than one value of V for the same। इसके अंदर क्या है, हमें पता है कि ओमिक कंडक्टर क्या करते हैं कि एक वोल्टेज पे एक पर्टिकुलर करंट की वैल्यू मिलती है। बट जो इसमें से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जो गैलियम आर्सेनाइड होता है ये एक तरह का सेमीकंडक्टर होता है, इसमें आपको सेम आई की वैल्यू पे अलग अलग वोल्टेज मिलेगी। रेजिस्टेंस कैन बी नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर बट नॉट फॉर कंडक्टर, और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव भी हो जाती है इन केसेस ऑफ सेमीकंडक्टर, बट कंडक्टर्स के केस में ऑब्वियसली इट रिमेन्स पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन इज द ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज विच कंडक्टर ऑफर्स। तो जब एक करंट फ्लो कर रहा है तो उसका जो ऑपोजिशन करेगा, जो उस करंट के फ्लो को रोकेगा, एक तरह से रेजिस्ट करेगा उसके फ्लो को, उसे ही रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसकी यूनिट हमने ऊपर भी डिस्कस करी थी कि ओम होती है, वोल्ट पर एम्पियर होती है, आर को हम V बाय I लिख सकते हैं। अगर इसका डायमेंशन देखें हम, तो आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज Q इंटू वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज कैसे निकलेगा, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में Q। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, mL2T-2, और चार्ज को क्या लिख सकते हैं, AT लिख सकते हैं। तो इससे जो हमारी पूरा रेजिस्टेंस का डायमेंशन आता है दैट इज mL2T⁻³ एंड E⁻²। सो यू शुड रिमेंबर द डायमेंशंस आल्सो, क्योंकि कभी ये यूनिट एंड डायमेंशन में आ सकता है। नाउ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर टू डिफरेंट थिंग। जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज डिनोटेड बाय रो, जो कि 1 अपॉन कंडक्टिविटी करके हम निकालते हैं, राइट। एंड रेजिस्टेंस इज रो L बाय A। सो टू थिंग्स आर डिफरेंट, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है।
Resistivity depend on nature of material and temperature. It does not depend on size. ये size, shape of material पे depend नहीं करता क्योंकि ये characteristic property होती है of a conducting material की. अब हम mobility की बात करते हैं. Mobility क्या होता है? Mobility is basically magnitude of drift velocity per unit electric field. So drift velocity per unit electric field ही mobility होती है. इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर पर वीएस. म्यू को मैंने क्या लिख दिया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ई बाय एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम. इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गया तो मोबिलिटी का एक और फॉर्मूला बन के आता है विच इज ई जेड बाय एम, वेयर ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड इज द रिलैक्सेशन टाइम एंड एम इज द मास. नाउ अब हम बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस. तो इसके अंदर दो फॉर्मूले निकल के आते हैं. आर इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, एंड रेजिस्टिविटी के लिए होता है रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. जो अल्फा होता है इसका जो यूनिट होता है दैट इज 1 पर सेंटीग्रेड, वेयर आर नॉट. अब इसमें आर नॉट और रो नॉट क्या है? रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट. तो जो रेफरेंस टेम्परेचर पे उसका वो रहता है ना रेजिस्टेंस, उसको हम आर नॉट कहते हैं. वेयर एज अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट. ये हर एक मतलब हर एक कंडक्टर के लिए अलग रहता है. टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिफरेंट, राइट. नाउ अल्फा जो होता है, जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ये पॉजिटिव होता है कंडक्टर के लिए, नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए. जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है ये लीनियरली डिक्रीज करता है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड बिकम जीरो एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. और जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर में जो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो हो जाता है उससे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं. और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारा जो कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है. अब ये कुछ ग्राफ्स हैं जो अगेन आपको अच्छे से दिमाग में रहने चाहिए क्योंकि कभी कभार आपसे 4 ग्राफ दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि कौन सा वाला किसका है. तो रोटी का अगर हम सेमीकंडक्टर का ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरीके का बनता है. कॉपर का बनाए तो एकदम से लाइक ऊपर से लाइन शुरू होती है, थोड़ा सा सीधी जाती है फिर टेढ़ी हो जाती है. फिर एस नाइक्रोम वायर का अगर हम ग्राफ बनाए तो वो कुछ ऐसा सा होता है. Now we will discuss some of the questions here and then we will do combination of resistor and then we will do Wheatstone and we will be done. So see, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इफ टेम्परेचर चेंज फॉर अ मेटेलिक वायर इज 5 डिग्री, तो डेल्टा टी की वैल्यू दे दी 5 डिग्री. देन चेंज इन रेजिस्टेंस इज 8 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
दे दिया 10⁻⁻⁴, तो आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको रेफरेंस टेम्परेचर दे दिया। अब आपको क्या करना है, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था R=R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, अल्फा और डेल्टा टी 5 डिग्री सेल्सियस, इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे R की वैल्यू देखी तो मेरे को लगा चेंज इन रेजिस्टेंस, तो मतलब R0 प्लस दिस, ये तो हमारा चेंज इन रेजिस्टेंस होगा, मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस प्लस R0 ही तो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, R0 प्लस 8 × 10⁻⁻5, तो ये हमारा R की वैल्यू हो गई। और यहाँ पे मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या बना, R0 प्लस 5 × 10⁻⁻4 R0। तो R0 से R0 कैंसिल हो गया, इसे 8 × 10⁻⁻5 को ऊपर रहने दिया, इसे मैं डिनोमिनेटर में लेके 5 × 10⁻⁻4 सॉल्व करके मेरा आंसर आया। R0 की वैल्यू आई मेरी 0.16 ओम। तो ऐसे इसको हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। whereas these are the most of the like favorite questions of JEE। तो देखो इसमें क्या करना है, आपको बोला जाएगा कि if a wire is stretched by 30% of its original length, तो आपको एक कंडक्टर दिया है, ठीक है, आपको उस कंडक्टर की लेंथ दी है और आपने उसे खींच दिया 30% उसके ओरिजिनल लेंथ का आपने खींच दिया, तो आपको इंक्रीज इन रेजिस्टेंस बताना है। तो इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ, पहले कॉन्सेप्ट कैसे लगता है। तो हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, दोनों जगह पे लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो आप जब लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, तो जब भी आप किसी चीज का एरिया बढ़ाते हो, ठीक है, या फिर आप लेंथ को खींच देते हो या कंप्रेस कर देते हो,
तो हर केस में वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है जिसकी वजह से आपने एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा तो नीचे तो वॉल्यूम बन गया, ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो आपको रेजिस्टेंस का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी आ गई वो एल स्क्वायर पे आ गई, लेंथ के स्क्वायर पे आ गई। वेयर एज कभी अगर आपको एरिया के बारे में पूछा जाए तो भी आपको लेंथ से मल्टीप्लाई, तब आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, फिर आपको एरिया से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो ऊपर मेरा वॉल्यूम बन गया, तो ये मेरा कांस्टेंट हो गया, नीचे ए स्क्वायर बचा। तो जो रेजिस्टेंस होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ए स्क्वायर के। मतलब अगर आप एरिया बढ़ाओगे, सपोज मैंने जो एरिया है कंडक्टर का वो 2 टाइम्स कर दिया, राइट, तो जो मेरा रेजिस्टेंस है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल रेजिस्टेंस के। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और इसके अंदर आपको पता है एरिया क्या होता है, एरिया आप सिर्फ इस वाले एरिया की बात कर रहे हो, पूरे सिलेंडर की एरिया की बात नहीं कर रहे, तो इसका सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर रेडियस के फॉर्म में पूछा जाए तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4। तो ये जो कुछ कुछ प्रोपोर्शनैलिटीज हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब मूविंग बैक टू द क्वेश्चन, हमको इससे क्या पता चला, हमको पता चला जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर जो परसेंटेज है वो 0 से 5 डिग्री मतलब परसेंट तक रहती है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, कि मतलब देखो अगर आपने लेंथ के अंदर सिर्फ 5 डिग्री तक चेंज करा है ना, तो जो परसेंटेज इंक्रीज इन आर होगा दैट विल बी डबल ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन एल। सपोज मैं आपको बोलूं कि मैंने 3% लेंथ खींच दी, राइट, 3% लेंथ खींच दी, अब आप मुझे ये बताओ कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, तो रेजिस्टेंस में 6% चेंज आएगा ऐसे। बट सिंस हमने 30% इंक्रीज करी है तो हमें एक्चुअली में सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या करा, मेरे को पता है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो मैंने आर एफ माइनस आर आई मतलब आर फाइनल रेजिस्टेंस फाइनल माइनस रेजिस्टेंस इनिशियल अपॉन में रेजिस्टेंस इनिशियल इंटू 100, ये इक्वल किसके होगा, लेंथ ऑफ फाइनल का स्क्वायर माइनस लेंथ ऑफ इनिशियल का स्क्वायर अपॉन में लेंथ ऑफ इनिशियल का स्क्वायर इंटू 100। अब लेंथ ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू एल नॉट मैंने मान लिया। अब लेंथ ऑफ फाइनल क्या होगा, 30% इंक्रीज कर रहा है, तो एल नॉट प्लस 30/100 इंटू एल नॉट, तो लेंथ फाइनल क्या बना 1.3 एल नॉट। अब इसको मैंने फॉर्मूले में पुट करा, स्क्वायर करा, तो मेरा आंसर क्या बना 1.69, 1.3 का स्क्वायर करा 1.69 बना, एल नॉट से एल नॉट कट गया, 1 बचा, तो 1.69 माइनस 1 इज 0.69, तो 69% इंक्रीज आएगा मेरे रेजिस्टेंस में अगर मैं 30% लेंथ खींचूंगी। अब हम कंप्रेशन की बात करते हैं, अगर मैंने घटा दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो अ वायर इज कंप्रेस्ड बाय 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तब क्या करा मैंने, अब एल फाइनल क्या होगा, एल नॉट माइनस 30 एल नॉट बाय 100, पहले प्लस करा था माइनस करना पड़ेगा, तो 0.7 एल नॉट आएगा हमारा फाइनल लेंथ। तो अब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो 0.7 का स्क्वायर क्या होता है 0.59 0.49 सॉरी 0.49, 49 होता है 7 का स्क्वायर, उसके बाद हमने 1 से माइनस करा तो मेरा नेगेटिव में आया, नेगेटिव 51%। इसका मतलब क्या है कि जब हम लेंथ को कंप्रेस करेंगे, लेंथ को छोटा करेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो 51% डिक्रीज आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के अंदर हमने जैसे कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था सेम पढ़ना है। जब हम सीरीज की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो करंट हमारा सेम रहता है क्योंकि इससे अब सेम करंट पास करेगा। रेजिस्टेंस डिफरेंट रहता है, वोल्टेज डिफरेंस डिफरेंट रहता है। अब अगर आपको वी निकालना है तो वी आप कैसे निकालोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब V की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई अब करंट सेम है, I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4। ठीक है, अब क्या हुआ, I तो कांस्टेंट था सारी जगह पे, तो I को मैंने कैंसिल कर दिया, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R। तो ये हमारे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा जब आप पूरे रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंस निकाल लोगे, तो वैसे। तो ये बनते सीरीज कॉम्बिनेशन, इसके अंदर डायरेक्टली ऐड करना होता है। अब इसके अंदर क्या है, हमारा जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के, जिसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल का रेशियो होगा वही रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, तो पोटेंशियल विल डिवाइड इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। In n identical resistors of equal resistance R are connected in series, then their equivalent resistance would be NR. For example, 4 ओम के मैंने रेजिस्टेंस लिए और मैंने 3 रेजिस्टेंस लगा दिए सीरीज में,
तो आपको अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, आप करोगे 4 × 3, तो आपका आ जाएगा 12 ओम। तो आपको पूरे से सॉल्व नहीं करना है, आपको बस सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि लाइक रेशियो के अंदर कैसे खेलते हैं। राइट, वेट, हाँ, देखो अब ये मैंने एक सर्किट सा बनाया है, ठीक है। इसके अंदर ये आर है, ये 2R है, ये 3R है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, V2 है, V3 है। आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया और आपको पोटेंशियल दिया, टोटल पोटेंशियल आपका 60 वोल्ट है। अब आपको पोटेंशियल मतलब आपको लाइक वोल्टेज निकालनी है अक्रॉस R, अक्रॉस 2R और अक्रॉस 3R। तो आप कैसे निकालोगे, आप रेशियो देखोगे। सो आप पहले रेशियो निकालोगे V1:V2:V3 का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R1:R2:R3 का। अब इसको आप लिखो, देखो R, 2R, 3R, तो क्या रेशियो बना 1:2:3। सो 1:2:3। अब आप क्या करोगे, आप अलग अलग निकाल लो, ठीक है। तो अलग अलग निकालोगे तो कैसे होगा, सो इसका अगर आपको वोल्टेज निकालना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3+5, 5+1, 6। तो V1 क्या होगा, कैपिटल V जितना भी आपका टोटल वोल्टेज है बाय 6। वेयर एज V2 क्या होगा, 2/6 × V। वेयर एज V3 क्या होगा, 3/6 × V। तो आप लाइक रेशियो के अंदर डिवाइड कर दोगे और फिर टोटल V कितना था, 60 वोल्ट था, तो 60/6 10 वोल्ट। V2 क्या आ जाएगा, 2 × 10 20 वोल्ट। V3 क्या आएगा, 3 × 10 30 वोल्ट। तो ऐसे आप वोल्टेज निकाल सकते हो, मतलब आपको पूरा पर्टिकुलरली वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप आर इक्विवेलेंट निकालो फिर सॉल्व करो। इट्स बेटर कि आपको रेशियो के अंदर ऐसे इजीली मतलब पता चल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। ये तो हमने उसमें भी पढ़ा था कैपेसिटर में। इसके अंदर क्या है कि करंट बदलता है, करंट बदलता है तो करंट का अगर आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा तो आप कैसे निकालोगे, I = I1 + I2। I1 हमारा मेन करंट है और I1 फिर यहाँ जाके दो ब्रांचेस में बढ़ रहा है, I1 में, I2 में। I1 में आर I1 करंट R1 रेजिस्टेंस में जा रहा है और I2 करंट R2 रेजिस्टेंस में जा रहा है। अब हमें पता है V = IR होता है। अब V हमारा सेम है, I हमें निकालना है, तो V/R ले लेंगे, ठीक है। तो V/R + V/R2। अब वोल्टेज सेम था, वोल्टेज हर जगह से कैंसिल हो गया, तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या बना, पैरेलल के अंदर 1/R= 1/R1 + 1/R2। इसके अंदर जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, राइट। अब इसके अंदर हमने फॉर्मूला ये हमने कैपेसिटेंस में पढ़ा था, R1, वहां पे क्या पढ़ा था, C1 C2/C1 + C2। तो ऐसे निकलता है। ये भी पढ़ा था कि अगर दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू या कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम हो जाएगी तो जो R इक्विवेलेंट होगा या C इक्विवेलेंट होगा वो 1/2 हो जाएगा, C और R का। नाउ द सेकेंड केस कम्स इज कि अगर एक R है एक 2R है तो R इक्विवेलेंट डबल का 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो में बटेगा। इसका मतलब ये है कि I1:I2 का रेशियो इक्वल होगा R2:R1 के, राइट। तो अब इसके अंदर रेशियो के अंदर क्वेश्चन कैसे खेलेंगे, तो देखो ये मैंने 11 एम्पियर का करंट भेजा, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। जो हमें करंट जो हमें रेजिस्टेंस दे रखा है वो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ये हमें रेजिस्टेंस दे रखा है। अब हमें करंट निकालना है, करंट कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें पता है I1:I2:I3 वुड बी इक्वल टू 1/R1:1/R2:1/R3। तो मैंने इसे पुट कर दिया इधर, तो 1/1, 1/2, 1/3। अब मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे बचा 6, 3, 2। तो रेशियो क्या बना, 6:3:2। अब आपको क्या करना है, 6 + 3 9, 9 + 2 11, ठीक है। तो 6/11 इंटू टोटल करंट की वैल्यू डाल दोगे तो आपको I1 I2 I3 सब मिल जाएगा। तो देखो I1 कैसे निकाला, 6 × 11, क्योंकि टोटल को भी तो नीचे रखना पड़ेगा। तो 6 + 3 9, 9 + 2 11। तो 6/11 इंटू टोटल करंट कितना था, 11। तो I1 कितना है, 6 एम्पियर। I2 कितना है, 3/11 × 11 3 एम्पियर। और I3 कितना है, 2/11 × 11। तो 11 11 कैंसिल हो गया तो 2 एम्पियर। तो ऐसे आप रेशियोज के अंदर खेल सकते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो वो कैसे होता है, तो देखो इसके अंदर ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं। तो देखो ये मैंने एक बैटरी लगाई, ठीक है। ये R1 रेजिस्टेंस है, इसके अंदर I1 करंट जा रही है, इधर I2 करंट जा रही है, ये R2 रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट का नाम A है, ये पॉइंट का नाम B है, R5 है। इसके अंदर करंट नहीं जा रही
और R3 कंडक्टर है, मतलब R3 रेजिस्टर है, इसके अंदर I1 करंट जा रही है और यहाँ से I2 आ रही है और एंड ऑफ द डे I1 I2 हमारा मैच होके I बन रहा है दोबारा से। अब इसके अंदर व्हीटस्टोन, जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें क्या होता है, जो R1/R2 होता है वो रेशियो सेम होता है R3/R4। तो मतलब इससे आप ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाओ तो R1/R4 इज इक्वल टू R2/R3। ठीक है, या हम बोल सकते हैं R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। अगर R1/R3 है और R2/R4 है और ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल ऑफ ए है वो इक्वल है पोटेंशियल ऑफ बी के। इसका मतलब तो ये निकल के आया। और अगर पोटेंशियल दोनों का सेम है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगी, क्योंकि लाइक जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी तो करंट फ्लो करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R5 इज ऑफ नो यूज, मीन्स करंट ऑफ द R5 ब्रांच इज जीरो। तो रीडिंग ऑफ द एमीटर, अगर आप यहाँ पे एमीटर लगाओगे तो रीडिंग जीरो आएगी। तो कभी कभी क्या होगा, अभी इसके अंदर मैंने क्वेश्चंस तो नहीं करे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती, बट क्वेश्चंस क्या होंगे कि अभी तो ये आपको सिंपली दिख रहा है कि व्हीटस्टोन है, बट आपको जेई क्वेश्चंस के अंदर ये पता नहीं चलेगा आपको व्हीटस्टोन है। आपको एक ब्रांचिंग कर कर पूरा सॉल्व करके पता चलेगा कि ये तो रेशियो सेम आ रहा है, ये तो व्हीटस्टोन है। तो फिर आप क्या करोगे, इस वाली ब्रांच को कैंसिल कर दोगे और फिर आपको क्या करना है, R1 R3 आपका सीरीज में हो जाएगा और R2 R4 सीरीज में हो जाएगा और ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। सो ऐसे करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।